सुधांशु त्रिवेदी जी, बधाई हो। जिम्मेदारी बड़ी होती चली जा रही है। जी धन्यवाद। हमने कहा जिम्मेदारी भी बड़ी होती जा रही है जैसे जी जैसे निश्चित रूप से ये सिर्फ उत्साह का विषय नहीं है, उत्साह के साथ साथ उत्तरदायित्व का भी विषय है। जैसा कि अभी शशि शेखर जी भी कह रहे थे, जनता ने जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं का प्रतिबिंब देखा है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में, तो ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है। पहली बार वो पूरी राजनीति जो बीते 2 दशकों से इस देश में छत्रपों को जिलाए हुए थी, जो कहीं ना कहीं वोट बैंक की सियासत कर रही थी, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो सारी चीज़ों में सेंध लग गई सुधांशु जी। इसलिए अब सवाल ये है कि अगर देश की राजनीति बदल रही है तो क्या इस देश के सामने खड़े मुद्दे भी बदल गए अब, और उन मुद्दों की जिम्मेदारी अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी को उठाना है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तौर तरीके भी काम के आपको अब बदलने होंगे। सारी तैयारी है या वो बैठना है अभी उसके लिए? देखिए, इस चुनाव ने भारत की राजनीति में एक युगांतर स्थापित किया है। कांग्रेस इतिहास में पहली बार 100 से कम सीटों पे है, और पहली बार भारत की राजनीति में किसी राजनीतिक दल का कद कांग्रेस से कहीं बड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये नए उभरते भारत का प्रतीक है, जिसमें युवाओं ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जहां तक मुद्दों की आपने बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में यह पटल पे बिल्कुल स्पष्ट है। हम भारत के मूल चरित्र और मूल व्यवस्था के अनुसार भारत की गौरवशाली परंपरा को भी ध्यान रखते हैं, और भविष्य में जो नया भारत उभरना है टेक्नोलॉजी में, आर्थिक विकास में, उसका भी एक पूरा का पूरा खाका, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नेशनल काउंसिल की स्पीच से लेके और हमारे मैनिफेस्टो तक में दिखाई पड़ रहा है, वो सारा का सारा विचार सुविचारित ढंग से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मन में है। सरकार गठित होने आप ठीक कह रहे हैं। हम पहली बार देख रहे हैं तमिलनाडु में भी 2 सीटों पर बीजेपी की दस्तक है, बंगाल में 3 सीटों पर दस्तक है। यानी एक पूरे देश में हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी की मौजूदगी हर जगह है। सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या बीजेपी के संगठन के विस्तार से कहीं आगे नरेंद्र मोदी की पहचान का विस्तार हो गया? देखिए, जहां तक मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी स्वयं बोल चुके हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को आप अलग करके क्यों देख रहे हैं? राजनाथ जी ने भी बोला है, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता रहे और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये भाजपा के अपने विशिष्ट कार्यशैली को दर्शाता है, जहां एक सामान्य व्यक्ति उठकर पार्टी का नेतृत्व करता है और आज जन जन की आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर भाजपा को इस ऊंचाई तक ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं। चलिए, हमारे साथ वेंकैया नायडू जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक सिंघल, जरा बात कीजिए। रुझानों से बीजेपी काफ़ी आश्वस्त है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू जी मौजूद हैं। वेंकैया जी, जिस ढंग से रुझान आए हैं, बहुत उत्साहित हैं, उम्मीद से ज़्यादा हैं। एग्जिट पोल थे, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें चल रही हैं। ये तो अभी केवल रुझान है, पूरा रिजल्ट आने के बाद हम व्याख्या करें तो अच्छा होगा, मगर हमको शुरू से मालूम है इस बार बीजेपी एनडीए आने वाले है। देश में मोदी जी का लहर चल रहे, कारण क्या है, देशवासी एक सक्षम, सक्रिय और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले नेता चाहिए देश के लिए। इसलिए लोग मोदी जी को चाहते हैं और भाजपा को चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी इतना बदनाम हो गया, कारण क्या है, सरकार के कारण से देशवासियों को बहुत नुकसान हुआ। ये रिजल्ट उसका स्पष्ट ये उदाहरण है। मोदी मुद्दा था, सिर्फ मोदी, आपको लगता है सिर्फ मोदी मुद्दा था? सिर्फ ऐसा नहीं कह सकता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा क्लियर। मोदी जी एक पर्सनालिटी, प्रधानमंत्री इम्पॉर्टेंट है ना। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हमने हमारा उम्मीदवार पहले डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने देश भर रैलियाँ किया, जनता से संपर्क किया। मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद कोई नेता चुनाव के संदर्भ में इतना कम समय में इतना लोगों से सीधा संपर्क करना, मैसेज पास ऑन करना किसी ने किया नहीं। इसलिए उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी लोग चाहते भाजपा के नेतृत्व में सरकार वापस आए, इसलिए इस मूड में है देशवासी। मतलब मानते कि मोदी लहर थी कहीं ना कहीं जो बात की जा रही थी? जरूर, इसमें कोई आप कुछ ना कुछ हेडलाइन बनाने के लिए सोच रहे हैं, मुझे मालूम है, मगर मैं बताने में मुझे कोई संकोच नहीं। मैं पार्टी फोरम में, पार्टी बाहर में, पब्लिक में हमेशा कहते रहा, लोग एक स्ट्रांग, एक मजबूत नेता चाहते हैं। मजबूत नेता नरेंद्र मोदी,
जो कठिन निर्णय भी ले सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते, लोगों ने इनको पहचाना और उनको स्वागत किया और उनको मदद किया, मदद भी करेंगे आगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, आप लोगों का स्लोगन था, तो वाकई में अच्छे दिन आएंगे, सिर्फ सपने थे? देश के लिए अच्छा दिन आने वाले हैं, आ रहे। धन्यवाद हमसे बात करने। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। अच्छे दिन आने वाले हैं और इन सब के बीच राजनाथ सिंह ने बधाई दी है नरेंद्र मोदी को। टेलीफोन पर फ़ोन लगाकर उन्होंने बधाई दी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन लगाकर चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी है। दरअसल आंध्र प्रदेश की 17 सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी चंद्रबाबू नायडू आगे चल रहे हैं। तो ये एक सिलसिले को समझिए कि गठबंधन में जो साथ खड़ा है उसकी महत्ता को समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और उन्होंने टेलीफोन लगाकर चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी और इधर राजनाथ ने बधाई दी नरेंद्र मोदी को। और हम जरा आपको आंध्र प्रदेश के ही आंकड़े दिखा दे रहे हैं, क्योंकि 42 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी प्लस यानी चंद्रबाबू नायडू 18 सीटों पर आगे है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो कयास लगाए जा रहे थे कि जगन रेड्डी का क्या होगा, तो वो 9 सीट पर हैं। टीआरएस चंद्रशेखर राव यानी 9 सीट पर। इसका मतलब यह है कि 17 सीट जो कि तेलंगाना की है, वहां पर 9 सीटों पर टीआरएस आगे है, चंद्रशेखर राव आगे चल रहे हैं। ये वहां की 9 सीट, 17 में से 9 पर टीआरएस है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पूरे आंध्र प्रदेश के लिहाज से हम सीमांध्रा और दोनों को मिला के देख रहे हैं। 78 सीटों के रुझान यूपी के आ गए हैं, 58 सीट। यह भी ऐतिहासिक है। राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या आंदोलन से आगे बीजेपी निकल चुकी है। रुझानों में अगर देखें 2 सीट के रुझान आने बाकी हैं। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है 11 सीट के साथ। बीएसपी और कांग्रेस दोनों का बंटाधार, दोनों 4 और 5 पे रुझान में है। और बाकी कोई राजनीतिक दल, इसका मतलब यह है कि बनारस में भी बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, यानी बनारस की सीट को लेकर जिक्र हो रहा था। अजीत सिंह हार चुके हैं बागपत से। बागपत वो जगह है जो कि पश्चिमी यूपी का हिस्सा है। अगर याद करें तो उसमें मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पहले राउंड में जिन 10 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसमें यह माना जा रहा था कि 8 सीटों पर आगे है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 10 सीट पर बीजेपी जीती है, क्योंकि उसमें बिजनौर और एक बागपत का जिक्र हो रहा था। बहरहाल बिहार की 34 सीटों के रुझान है, जिसमें से 26 सीट पर बीजेपी आगे और 24 सीटों का गेन है बहुत साफ तौर पे। कांग्रेस 5 सीट, जो पहले स्थिति थी कमोवेश वही स्थिति है। जेडीयू के लिए जबरदस्त घाटा है, 12 सीटों का घाटा है, जो 12 सीट चले गए हैं बीजेपी के हक में। नीतीश कुमार के लिए ये वाकई एक राजनीतिक चिंतन की जरूरत भी है, स्थिति भी है, परिस्थितियां भी है, अन्य कोई नहीं है। महाराष्ट्र शिवसेना और बीजेपी एक साथ, कमाल यहां भी हुआ है। 13 सीटों का लाभ हुआ है, लेकिन कांग्रेस 9 सीटों पर है और 14 सीटों का नुकसान उसे हो चुका है। +1 एक 3 सीट पर अन्य आ गया। इसमें देखना होगा इसमें कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, इसमें एमएनएस है या नहीं है, क्योंकि एमएनएस ने हर उस जगह पे अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था जहां शिवसेना है, और वहां नहीं किया था जहां बीजेपी है, क्योंकि वह मोदी के पक्ष में थी। मध्य प्रदेश 29 सीट के आ चुके हैं रुझान, 6 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में जो उसकी अपनी स्थिति है वो बची रही है। और 22 सीटों पर +6, और राजनाथ सिंह लगातार आज तक देख रहे हैं और हम राजनाथ सिंह को दिखला रहे हैं। ऐसे मौके भी बड़े कम आते हैं जब किसी पार्टी का अध्यक्ष टेलीविजन पे है, देख रहा हो आज तक, और आज तक देख रहा हो राजनाथ सिंह को। तो राजनाथ सिंह ने कुछ देर पहले टेलीफोन पर बात की नरेंद्र मोदी से, बधाई दी उन्हें। और जाहिर है ये बधाई का मौका जो होता है, ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें जीत का जश्न, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ सिंह ही वो शख्स थे जो जिस तरीके से एक बिसात बिछा रहे थे नरेंद्र मोदी के लिए, चाहे उसमें रूठने मनाने का दौर हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी का रूठना हो, गोवा में जाकर वहाँ पर प्रचार समिति का अध्यक्ष पहले बनाना हो, फिर दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें लेकर आना हो। राजनाथ सिंह ने अपने तौर पर एक जबरदस्त बिसात बिछाई, और उस बिसात के जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को जतलाया कि दरअसल पार्टी का अध्यक्ष एक ऐसे क्रूशियल मोड़ पे बना है। चूंकि गडकरी की कुर्सी गई थी, उन पे दाग लगे थे भ्रष्टाचार के, आईटी का एक छापा पड़ गया, उसके बाद ये स्थिति बनी थी। बहुत ही शालीनता से बीते 1 बरस के दौरान, 1.25 बरस के दौरान जो उन्होंने बिसात बिछाई वो अद्भुत थी। मुख्तार साहब क्या कह रहे हैं, आइए जरा ये सुन लेते हैं। और निश्चित तौर से आज लोगों की जो चाहत थी, लोगों की जो सोच थी कि एक कुशासन से
करप्शन से उनको मुक्ति मिले और एक सुशासन का स्वर्णिम युग शुरू हो, उसकी शुरुआत हो गई है। आपको भरोसा था कि इतना अच्छा परिणाम आएगा? हम सबको भरोसा था, हम लोगों ने मेहनत की और बिना थके हुए, बिना रुके हुए नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत की और पूरे देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे लग रहे हैं, उल्लास है, उत्साह है, सब कुछ है और इन सब के बीच 305 सीट पर बीजेपी मौजूदा वक्त में आगे चल रही है। 76 सीट पर कांग्रेस जो 77 हुआ, लेकिन बहुत ही नीचे 206 से 76 तक पर आना, ये जाहिर तौर पर कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब मौका है, सबसे खराब चुनाव है, सबसे खराब दिन है। अब हम आपको दिखाते हैं कौन आगे किस रूप में। वाराणसी में नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, बड़ोदरा में भी आगे चल रहे हैं। वडोदरा में तो खासे आगे चल रहे हैं, जो जानकारी आ रही है। और वाराणसी में कितने मतों से आगे चल रहे हैं ये जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी है उसमें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी पूरे यूपी के नक्शे पर छा गई है, 59 सीटों पर आगे चल रही है और 79 सीट के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 59 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान के नक्शे पर बल्कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी राबड़ी पीछे चल रही हैं। लालू यादव के लिए ये बड़ा झटका है। सारण में राबड़ी देवी पीछे चल रही हैं, बेटी मीसा लड़ रही थी, वहां राम कृपाल पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि मीसा आगे चल रही होगी। लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर में आगे। दरअसल समूची सारी सीटों पर गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है। जो 26 की 26 सीटें हैं वो एक ज़बरदस्त जीत है, क्योंकि पहली बार गुजरात में एक सवाल यह भी वडोदरा में भी आगे चल रहे हैं। ये सवाल था कि क्या वाकई गुजरात में राजनीतिक तौर पर वोट इस बार पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के हक में, जिन्होंने बहुत कम वक्त दिया गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान। और देखिए सारी स्थिति अनुकूल होती चली गई। शरद पवार मधेपुरा में आगे चल रहे हैं। ये शरद यादव, ये एक अच्छी बात है कि शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के, जो कि लगातार एक पुराने तौर के राजनेता के तौर पर संसद के भीतर राजनीति को साधते रहते हैं, ये वहाँ की स्थिति है। लेकिन चौंकाने वाली स्थिति एक असम की आई है। शशि शेखर जी, अच्छा हम एक चीज़ पूछेंगे ज़रूर। असम की 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, ये एक ज़बरदस्त नज़र आई है। और पीछे दिनों एक आरोप भी लगे जब वहाँ पर हिंसा हुई। क्या वोट वहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ है या वहाँ पर पेनिट्रेशन एक नए तरीके से किया गया, क्या वजह रही? प्रसून जी, असम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि बांग्लादेश से आए हुए लोग तमाम सीटों पर अपना निर्णायक मत बना चुके थे। कांग्रेस से भी यही कार्ड लगातार खेला कि असम वालों के लिए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से खेला और यही वहाँ के चीफ मिनिस्टर की सफलता का राज था। इस बार जो वहाँ पर पिछले 2 साल से जो खटपट हो रही थी, उसका बिल्कुल साफ संकेत था कि एक ध्रुवीकरण होगा और असम राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ मिलकर वोट करेगा। तो जो आपको पूरे देश में एक लहर चलती हुई दिखाई पड़ रही है, वो असम में भी चलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब है कि जिन मुद्दों को बीजेपी उठाती रही, बांग्लादेशी मुद्दा भी था, दूसरी तरफ हमें अभी कश्मीर का वाला हिस्सा नहीं आया है, कश्मीरी पंडितों का भी मुद्दा आएगा और ख़ासतौर से 3 सीट जो है जो कि घाटी से इतर है। इसका मतलब यह है कि मुद्दे मायने रखे हैं और वो मुद्दों को लेकर बीजेपी को देखा गया है वोटरों के जरिए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में आगे चल रही है, लेकिन अगर उधमपुर, जम्मू और लद्दाख की सीटों को देखेंगे तो स्थिति अलग तरीके से साफ होगी। उधमपुर और जम्मू का फैसला तो ऐसा लगता है जैसे दीवार पे लिखा हुआ हो, क्योंकि वो घाटी से काफ़ी अलग जाते रहे पिछले चुनावों में भी। लेकिन मैं असम की बात कहना चाहूँगा, मुझे इसमें एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात भी नज़र आती है। असम और पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर बांग्लादेशियों का कार्ड पिछले 25 साल से बड़े घृणास्पद तरीके से खेला जा रहा है। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि बाहर से आए हुए लोगों को इसलिए तरजीह दी जाए कि वो एक किसी पार्टी को वोट देंगे और इससे देश का अहित होता है। असम ने बाकायदा अपना रिटेलिएशन जाहिर किया है इस तरीके से कि कृपा करके हमारे हक हुकूक पर दूसरों को काबिज मत होने दें। बाकी तो कोई भी धर्म वाला कहीं भी रहता हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बाहर से आया हुआ आदमी क्यों? तो ये मुद्दा बिल्कुल साफ दिख रहा है। मुझे लगता है वेस्ट बंगाल की भी जो सीमावर्ती सीट्स हैं उस पर इसका असर दिखाई पड़ेगा इस बार। जी, क्या सुधांशु जी? प्रसून जी, मैं असम
का इंचार्ज था, तो थोड़ा सा वहाँ बता दूँ। जी ये जो इल्ज़ाम लगाया गया ना कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद कोकराझाड़ के अंदर जो है दंगे हो गए। अरे कोकराझाड़ में तो हम लड़ ही नहीं रहे हैं, तो दंगे हमने कहाँ से करवा दिए भाई? कुछ ही बोलते हैं वहाँ पे। वहाँ की स्थिति दूसरी है। वहाँ पे कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में आज तक लगा रहा। दूसरा क्या रहा, वहाँ पे एजीपी जो है वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी की तरफ थी, जिसका कि खुद का मुद्दा था बांग्लादेशियों